नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। हरीश रावत को जब सीएम की कुर्सी मिली तो कई लोगों ने कहा कि कांटों का ताज है, ज्यादा दिन सजेगा नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही हरीश रावत ने अपने ताज के ज्यादातर कांटे चुन चुन कर निकाल दिए हैं। फिर भी ये सियासत की डगर है और कह नहीं सकते कि ताज से निकाल कर फेंका गया कांटा कब पैरों में चुभने लग जाए। चुनौतियां और भी है और सवाल तो इस कुर्सी के साथ हमेशा बने ही रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों और चुनौतियों पर बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद आज हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन जो एक नई बात और हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है वो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। पहले कई शहरों में एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं, हत्याएं और उसके बाद एक बड़े गैंगस्टर का पुलिस की हिरासत से ऐसे भाग जाना। कई बार लगता है कि पुलिस और प्रशासन ने जैसे घुटने टेक दिए हैं अपराध के सामने। देखिए, और मामलों में तो हम अपराधियों को पकड़ने में सफल हुए, बल्कि रिकॉर्ड टाइम में अपराधी पकड़े गए। और बलात्कार के आरोपी को तो हमारी पुलिस ने जिस बुद्धिमत्ता से पकड़ा, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ा और पुलिस का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। घटना हुई बहुत दुखद है, हम सब लोग उससे बहुत गंभीर रूप से आहत भी हुए हैं। ये जो भूरा के भागने की घटना हुई है और जिन सर्कमस्टेंसेस में वो भागा है वो बहुत गंभीर हैं, उसमें गंभीर लैप्सेस सामने आई हैं और हमें शर्मिंदगी है कि हमारी पुलिस में इस तरीके के लोग भी हैं, जिस तरीके की कायरता दिखाई गई है। तो पूरी एक प्रकार से हमको अपनी ट्रेनिंग, सारी चीज़ों को फिर से नए सिरे से सजाना पड़ेगा। कायरता के साथ साथ एक बड़ा मसला ये भी था कि जिस तरीके से अब इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं या जो जांच में जो चीजें सामने आ रही हैं कि जेल में भी भूरा के पास मोबाइल और इस तरह की चीजें पहुंच रही हैं, तो वो भी एक बड़ा बहुत लंबे समय से उत्तराखंड की जेलों का अपराधों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंग इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोगों ने इसको नियंत्रण में लाने की कोशिश भी की। जेलों में इधर उधर शिफ्ट भी करवाया, एक आध बार गैंग वार भी इनके बीच में हुई, लेकिन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अब भी स्थिति चिंताजनक है और हम गंभीर हैं, हम स्थिति को सुधारेंगे। लेकिन सरकार के स्तर पे कोई ऐसी तत्परता नहीं दिखाई दे रही है। जिस बड़े पैमाने पे चीजें हो रही है उसके हिसाब से रिस्पांस थोड़ा ढीला दिख रहा है। नहीं, हमने एसएसपी को तत्काल बदला और अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया, जिसमें केवल उनके साथ गए हुए कांस्टेबल ही नहीं है, जो ड्यूटी आदि लगाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे उन सबको भी सस्पेंड किया गया है। और हमने आईजी प्रिजन को बदला है, नया आईजी प्रिजन नियुक्त किया है। तो हमने दोनों जगह स्थिति के लिए जो प्रारंभिक आकलन में लापरवाह नजर आए तो उनको बख्शा नहीं है। अब हम आगे और जांच कर रहे हैं और गंभीरता से देख रहे हैं कि ये बीमारी कितनी गहरी है और इसको कितने झटकों के, किस तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत पैनिक रिएक्शन में भी काम नहीं करना पड़ता। और ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन की मैलाइस है, एक दिन की वो है। पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हमारी पुलिस कुछ जरूरत से ज़्यादा ही मित्र पुलिस हो गई है। इनकी ट्रेनिंग आदि का एस्पेक्ट भी बहुत कमज़ोर पड़ा हुआ है। वेपन आदि भी हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने की जो कवायदें होनी चाहिए थी वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो बहुत सारे मामलों में हम कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं पुलिस में, कुछ मामलों में हम अच्छे उसमें हैं। तो हमने इनसे कहा भाई सब मामलों में, क्योंकि पुलिस वाले मामले में हमको कमजोरी को दूर करना पड़ेगा, एक प्रकार के शून्य कमजोरी की स्थिति लानी पड़ेगी। केंद्र सरकार कह रही है कि आपदा प्रबंधन के लिए और पुनर्निर्माण के लिए जो पैसे दिए गए 6,500 करोड़ रुपए, उसी का कोई हिसाब किताब अभी तक राज्य सरकार ने नहीं दिया है। आप फिर पैसे की मांग कर रहे हैं? नहीं, इस साल के आखिर में देंगे, जब यूटिलाइज होगा ना, पहले किस्त जो भी हमको मिली है जब वो यूटिलाइज होगी तभी तो पूरा यूटिलाइज होगी। तो उसके वित्तीय नियम है
हर महीने तो बही खाता लेकर के जाती नहीं है। जब मार्च पूरा हो जाएगा तभी तो जाएंगे ना। वो एक राजनीतिक कारणों से मुझसे तो किसी केंद्र सरकार की कोई चिट्ठी आई नहीं है। यदि कोई चिट्ठी आ जाए हम जरूर उनको सारे खर्च का ब्यौरा दे देंगे। किसी ने हमसे केंद्र सरकार में पूछा भी नहीं। हाँ, भाजपा जरूर पूछती नजर आ रही है। तो भाजपा तो केंद्र सरकार नहीं है ना। भाजपा ये जो आरोप लग रहा है, भाजपा की केंद्र सरकार हो सकती है, लेकिन संवैधानिक रूप से जो है वो भारत की सरकार है। तो भारत सरकार जब हमसे पूछेगी जरूर हम बताएंगे। और ये जो आरोप लग रहे हैं हाल के दिनों में, या कहें कि एक लंबे अरसे से आरोप लग रहे हैं कि जो राहत राशि है उसके बंटवारे को लेकर और जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। कोई मेरे सामने एक गड़बड़ी लाए ना, ये गड़बड़ी हुई है। रुद्रप्रयाग के तो जिला प्रशासन ने कहा कि बड़े पैमाने पर राहत राशि के बंटवारे में नहीं, ऐसा नहीं कहा। एक उन्होंने 25-30 केसेस आइडेंटिफाई किए जिसमें लोगों ने अपने को मिसरिप्रेजेंट करके कुछ सहायता ली है, क्योंकि उस समय लक्ष्य था कि लोगों तक सहायता पहुंचे। और जहाँ इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई हो और उनमें यदि 30 केसेस ऐसे आते हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी भारी गड़बड़ हुई है। एक और बड़ा मसला है जो कि हाल के दिनों में उत्तराखंड में काफी चर्चा में रहा, वो है डॉक्टरों और शिक्षकों को पहाड़ों पर प्रतिनियुक्ति को लेकर के। इसको लेकर के आपने व्यक्तिगत स्तर पर बड़ी रुचि दिखाई, लेकिन बावजूद ये मामले को हम नहीं उठाया है। पहले ये मामला जो है दबा हुआ था, हमने इसको एक आवश्यकता के रूप में चित्रित किया है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी हक है कि उनको अच्छी मेडिकल सेवा मिल सके। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यदि डॉक्टर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमने तय किया है कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक की ट्रेनिंग दे करके और फार्मासिस्टों को एलोपैथिक की ट्रेनिंग दे करके हम जो प्राइमरी सर्विसेज हैं मेडिकल की वो उनको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो डॉक्टर क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाना चाहिए उनको? अब नहीं जाते। ये प्रॉब्लम जो है पूरे देश भर में है, कोई अकेले उत्तराखंड में है ऐसा नहीं है। और तो छोड़िए जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य तो एक तरफ है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्य भी जूझ रहे हैं। तो ये ऑल इंडिया प्रॉब्लम है। इसका राष्ट्रीय समाधान निकले न निकले, हम अपने तरीके से समाधान निकालने के लिए लगे हुए हैं। शिक्षकों का क्या करेंगे? हाँ, वही शिक्षकों का भी वही स्थिति है आज। ग्रामीण अंचलों के अंदर जो है शिक्षा बहुत कमजोर स्थिति में आई है, इसीलिए लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ भाग रहे हैं। ये भी एक जनरल रोग हो गया है। हमारे वहाँ ये रोग ज़्यादा गंभीर है, लेकिन मैं इस रोग का निदान निकालने में लगा हुआ हूँ। और हमने ये कह दिया है कि बिना टीचर के कोई स्कूल नहीं रहेगा, और हम 2015 में प्रत्येक स्कूल को टीचर देंगे। अब वो टीचर हमारे नियमित टीचरों में से होगा तो होगा, यदि वो अनियमित टीचर के तौर पर भी हमको मेरिट के आधार पर कुछ नियुक्तियां स्थानीय नौजवानों की करनी पड़ेंगी, हम उसको भी, उस ऑप्शन को भी ट्राई करेंगे। तो उत्तराखंड बनने के इतने साल बाद भी जो पहाड़ों में बसे हुए लोग हैं, जिन्होंने अलग उत्तराखंड के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, आपको नहीं लगता है कि अभी भी उनको कुछ बुनियादी सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए थी उससे महरूम? बिल्कुल है। और मैं जो अभी तक हमारा काम करने का तरीका था वो 3 जिलों के आसपास सिमट गया था। उसको फोकस को मैं 13 जिलों की तरफ लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहली बार है कि दैवीय आपदा आई, बर्फबारी हुई, तो चीफ सेक्रेटरी उत्तरकाशी गए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर की तरफ गए। और हम अब अधिकारियों में हमने अनिवार्य कर दिया, जितने सेक्रेटरीज हैं वो जिले उनको अलॉट कर रखे हैं, वो अपने प्रभार के जिलों में जाएंगे, मुआयना करेंगे, वहाँ जाएंगे। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक अधिकारी के लिए अनिवार्य कर दें कि यदि उसे शीर्ष पदों तक पहुंचना है तो उसकी पर्वतीय क्षेत्रों में पर्याप्त तौर पर अनुभव होना चाहिए काम करने का। तो बहुत सारे हम निर्णय ले रहे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि सैद्धांतिक निर्णय भी हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो एडजस्टमेंट के काम भी है। तो हम दोनों का सहारा ले रहे हैं, हम मिक्स ऑफ बोथ से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मुलायम सिंह आए थे उत्तराखंड,
उन्होंने एक बयान दिया कि उत्तराखंड अलग भले हो गया उत्तर प्रदेश से, लेकिन कुछ उसे हासिल नहीं हुआ। आज भी कमोबेश केंद्र की सहायता पे शायद उन्होंने उनको लेटेस्ट जानकारी राज्य के तौर पे विफल रहा है। लेटेस्ट जानकारी नहीं है। आज हम सारे देश के अंदर जो ऑल इंडिया इंडेक्स है पर कैपिटा इनकम का, उसमें हम बहुत हाई उस पर पायदान पे है। 1,01,078 रुपया पर कैपिटा हमारी इनकम है, जबकि राज्य बनते वक्त जिस समय हम बने थे उस समय हम 32,000 में थे, और उत्तर प्रदेश आज भी 50 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो हमने ऐसा नहीं है कि खुशहाली नहीं आई है। हमारी आज भी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर है। तो हमने सकल उत्पादन के क्षेत्र में भी, पर कैपिटा इनकम के क्षेत्र में भी, इवन खुशहाली का इंडेक्स भी, बेरोजगारी इस समय देश के अंदर हमारी सबसे कम है, और जो बेरोजगारी का वार्षिक बढ़ोतरी है वो देश के अंदर हम फर्स्ट ऐसे 3 राज्यों में है जहां न्यूनतम है। तो हमारी कई मामलों में हम बहुत अच्छे हैं। तो मगर आंतरिक संतुलन जो विकास का है उसको हमको जरा सा ठीक करने की जरूरत है। आंकड़ों के आईने में ही अगर देखें तो जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उसी का एक दूसरी तस्वीर ये भी दिखती है कि रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड की 1/3 से ज्यादा आबादी ने आज तक देखा ही नहीं कि कैप्सूल और टैबलेट कैसी चीज होती है। नहीं, कहीं ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। मेडिकल एक्सेस के मामले में जितने बेहतर स्थिति में हम हैं, और असल में हमारा संघर्ष आज जो है और बेहतर मेडिकल सेवाओं का है। हम मोबाइल हॉस्पिटल के कंसेप्ट को लेकर के चल रहे हैं, हम मेडिकल सर्विसेज क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, हम दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप लगा करके विजिटिंग डॉक्टर्स के जरिए वहाँ के लोगों को जो लेटेस्ट मेडिकल टेक्निक है उसका लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमको इस मामले में अंडर एस्टिमेट मत करिए। यदि हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। यदि हम ये कह रहे हैं कि हमारे शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, ये हमारे बड़ी चुनौती है, तो इसका अर्थ नहीं है कि हम ये दोनों प्रणालियां हमारी फेल हो गई हैं। हम आज भी जो मिडिल और माध्यमिक और स्कूली शिक्षा है उसमें हमारा औसत राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊंचा है। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से हम बहुत आगे निकले हुए हैं। जो पहले के शीर्ष 7 राज्य हैं उन 7 राज्यों में उत्तराखंड है। तो इतनी बड़ी आपदा आई देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उसके बावजूद हम पर्यटन आवागमन के मामले में शीर्ष 10 राज्यों में हैं, जिसमें विदेशी पर्यटक भी सम्मिलित हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर कि हम बिल्कुल कोई लुंज पुंज हो गए हैं या नहीं है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मैं तो बहुत कम समय से मुख्यमंत्री हूँ। जिन लोगों के प्रयासों से भी उत्तराखंड यहाँ तक आया है, हमारे राजनीतिक झगड़े हो सकते हैं, बीजेपी आज कह सकती है बिल्कुल सब चौपट हो गया है, तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सब चौपट हो गया है, क्योंकि वो जब ऐसा कहते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भाई वो भी तो 5 साल 2-2.5 साल पहले इसके निजाम को वही संभाले हुए थे। यदि चौपटी सब है तो फिर उनको माफी मांगनी चाहिए। हम तो 2.5 साल से देख रहे हैं। तो हाल के दिनों में उत्तराखंड की कांग्रेस और आपकी सरकार केंद्र सरकार को लेकर कुछ ज्यादा ही आक्रामक दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मोदी लहर है उसका डर है, उसका प्रभाव है कि कुछ प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं? उन्होंने 25 लाख देखिए, प्रधानमंत्री से यदि देश के अंदर किसी को डरने की जरूरत पड़ रही है तो फिर तो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व ऐसा हो जो गैर भाजपा शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री भी कहें नहीं, प्रधानमंत्री से हमको न्याय मिलेगा, वो इंस्टीट्यूशन है। तो इसलिए हम मोदी जी से हमको बीजेपी से देश को अपेक्षाएं हमको भी अपेक्षाएं हैं, और भाजपा हमारी सैद्धांतिक
विरोधी है और हम भाजपा की बढ़त को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और हम उनको उत्तराखंड में पाँव नहीं रख। बीजेपी की जो बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चल रहा है उससे चिंतित हैं? अब कुछ थोता घना चना बाजे घना भी होता है। अब कितना वास्तविकता है कितना मैं नहीं जानता। बड़े बड़े बोर्डों में तो लगता है कि ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। उत्तराखंड के अंदर लोग अब भी कांग्रेस के साथ हैं और आगे भी मेरा विश्वास है कि हम लोगों को कांग्रेस के साथ रखेंगे। सीएम साहब, आपके ऊपर एक और आरोप लगते रहे हैं कि हाल के दिनों में आपने बहुत उदार होकर लोगों को कुर्सियां, लाल बत्ती बांटी है और वो सारी कवायद सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी कुर्सी को लगातार और मजबूत करते रहे। सत्यता ये है, मैंने केवल 2 लोगों को वो बांटी है, सत्यता यदि पूछना चाहते हैं। और बाकी लोगों को मैंने छोटे सलाहकार समितियों में मेंबर आदि आदि बना करके जो अपने गवर्नेंस के काम में हमारी मदद करने का काम करें या हमारे और शासन के जनता के बीच में सेतु का काम करें, उन पदों पर नवाजा है। बाकी हमने कहीं पर कहा जा रहा है कि सलाहकार समितियों में कांग्रेस के जो लोग सदस्य बनाए गए हैं उनकी योग्यता या उनकी एक्सपर्टीज ऐसे इन कमेटियों के लायक नहीं है, बावजूद इनके उनको मेंबर बनाया गया। एक्सपर्टीज हम मापेंगे ना। भाजपा के पास कोई थर्मामीटर है एक्सपर्टीज नापने का तो हमको हमारे पास भेज देना, हम उसको भी लगा करके देख लेते हैं एक बार। जबकि हकीकत यह है कि भाजपा के समय में किसी भी नॉन कांग्रेस या न्यूट्रल व्यक्ति को कभी नहीं बनाया गया। जो दिया गया पार्टी के लोगों को दिया गया और उनकी संख्या कम नहीं रही, उन्हें 250-300 बांटी और हमने कुछ बांटा ही नहीं। हमारे भाई जरूर कुछ लोगों को चेयरमैन आदि बना करके गए, हमने तो उसमें कुछ इजाफा ही नहीं किया। अभी हम तो खाली हाथ खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भीतर से, आपकी पार्टी के भीतर समय आएगा बनाएंगे। आपकी पार्टी के भीतर से ही कुछ ये सवाल उठते रहे हैं कि अपने सहयोगी दलों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं आप, जिनके 7 विधायक हैं उनके 5 मंत्री और आपके पास 35 विधायक हैं और आपके साथ। एक बात बताओ, ये मैंने तय थोड़ी किया, मुझको तो फेट एकम्प्ली मिला। ये तो 2012 में सरकार बनाने में उन्होंने मदद की, आपने उनको दिए, मैं उसी इंतजाम को आगे लेकर के चल रहा हूँ। तो यदि ये सवाल मुझसे है तो लोगों को ये सवाल उस समय उठाना चाहिए था जिस समय ये निर्णय हुआ है। मैं केवल ये ज्यादा बड़ी थी, मैं केवल ये कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार की स्थिरता पर असर नहीं दिखाई दे, ताकि हम जो आपदा की चुनौती है उसका सामना कर सकें, विकास कामों को आगे बढ़ाने का काम कर सकें और राजनीतिक रूप से पार्टी को मजबूत करने का काम कर सकें। अब कहीं पर किसी को अपने हित पर चोट लगती महसूस हो रही हो तो वो कोई बात कह सकते हैं। हाँ, ये है कि भाई औसत से ज्यादा है, मगर अब तो मैंने कहा ना ये मुझको तो इंतजाम दिया गया है, मुझसे पूछा नहीं गया है। तो बदले हुए हालात में उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं करेंगे? मुझसे कहा जाएगा तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन जब मुझसे कहा ही नहीं जा रहा है, जिन्होंने इंतजाम किया वो बताएंगे ना। हाल के दिनों में कहा जा रहा है कि 1 मैन आर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं आप। मुख्यमंत्री कई बार अपने मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में जा करके और वो फैसले करते हैं, कई बार उन्हें दरकिनार करके भी फैसले कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आपके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, या आप? आई एम हेडिंग वेरी सॉलिड कॉम्पैक्ट टीम एंड दे आर वर्किंग। सब हमारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे अपने मंत्रियों पर बड़ा भरोसा है। हाँ, कभी मुख्यमंत्री को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, आगे बढ़ करके निर्णय लेने पड़ते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं हमारे किसी सहयोगी ने हमारे निर्णय पर कोई सवाल उठाया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है लोगों के सामने। आपकी सरकार स्वामी रामदेव पे भी कुछ ज्यादा मेहरबान रही है हाल के दिनों में। रामदेव जी पर हमारी मेहरबानी का कोई वो पैदा होता नहीं। वो तो आजकल जो है खाते गिन रहे हैं, कितने खातों में जो है 15 लाख पहुंच गए।
और जिस दिन हमने उनसे कहा है भाई आप यदि गणना लगाओगे उत्तराखंड के हो, पहले वो सभी उत्तराखंडियों के खाते में पहुंचा देना 15-15 लाख, अब पता नहीं कितने पहुंचाए हैं, ये तो रामदेव जी बताएंगे। इतने करीब 10 महीने का कार्यकाल रहा आपका, अब तक आप अपने कार्यकाल को अगर बतौर मुख्यमंत्री अगर हम कहें तो अपने टेनियर को कितना अंक देना चाहेंगे आप 10 में से? एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में मैं आया था और अब भी हालात बने हुए हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय आपदा से जूझता हुआ नहीं बल्कि आपदा से सिमटा हुआ जैसा राज्य था, आज राज्य जूझ रहा है परिस्थितियों से। आज हमने 4 धाम यात्रा शुरू करवाई, सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई, अब वर्ष भर उसको आगे ले चलने का काम कर रहे हैं। अभी ये दूसरी आपदा आई बर्फबारी की, हमने इसमें भी जो है तीसरे दिन तक सब जगह रोड खोल दी थी और बिजली रेस्टोर कर दी थी। और अब हम नंदा राजात के नाम से हमने दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा कंडक्ट कराई, जिसमें कई स्थानों पर 50-50 हजार लोगों ने तक भाग दिया और 16,800 फीट की ऊंचाई पर हमारे 13,000 से ज़्यादा लोग पार किए उसको और कोई दुर्घटना नहीं हुई। और अब हम राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी के लिए आवेदन कर चुके हैं, बल्कि मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन उसकी तैयारी नहीं दिखती। तैयारियाँ जब आप जरा सा आगे जाएंगे तब आपको दिखेगी ना। हम दो एसोसिएशन भी कायदे से काम नहीं कर, 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बन रहे हैं। देहरादून के स्टेडियम में इस समय तेजी से काम चल रहा है और हमें भरोसा है कि अगले साल अक्टूबर-नवंबर तक हम उस स्टेडियम को पूरा कर देंगे और 2016 में हम हल्द्वानी के स्टेडियम को पूरा कर देंगे। दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हैं और उसके अलावा हमने छोटे छोटे स्टेडियम और विकसित कर दिए हैं। हम खेल के अंदर आप उत्तराखंड को अगले 3-4 सालों में एक बड़े कंटेंडर के रूप में देखेंगे। मोदी जी के अब तक के कामकाज को कितना नंबर देंगे 10 में से? देखिए, सपने उन्होंने हमको बहुत ऊंचे दिखाए हैं, लेकिन सपनों पर अभी उन्होंने पंख नहीं लगाए हैं। जब पंख लगा देंगे तो जब सपने उड़ने लगेंगे तब मैं कुछ बताऊंगा कितने नंबर दिए जा सकते। मैंने कहा सपने दिखाए हैं, सपने तो हम रात चलते उड़ते सब बहुत सारे देखते हैं। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री भी हमको सपना दिखा रहे हैं और अच्छी बात है। सोच ऊंची होनी चाहिए, बातें ऊंची होनी चाहिए, हमें उसमें कोई शिकायत नहीं है कि वो ऊंची सोच ऊंची बातें कर रहे हैं। और क्योंकि यदि देश ऊंचा उठेगा तो हरीश रावत भी उठेगा, उत्तराखंड भी उठेगा। तो हम चाहते हैं हमारा प्रधानमंत्री सफल हो। और अब देखें। एक आखिरी और व्यक्तिगत सवाल थोड़ा सा, आप चीफ मिनिस्टर ऑफ हाउस में क्यों नहीं रहते? नहीं, मैं जब आया था तो उस समय केदारनाथ का बड़ा भारी सवाल था और हर चारों तरफ सवाल उस समय ये नहीं था कि दुरुपयोग और उपयोग का नहीं था। उस समय था लोग कहते कुछ हो ही नहीं, पहुंचाए नहीं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हो नहीं पाएगा, सब तरीके से हाथ पांव झाड़ रहे थे। तो उस समय मैंने भावना के क्षणों में कह दिया कि जब तक सब पुनर्वास नहीं हो जाता केदारनाथ में तब तक मैं यहीं रहूंगा जहाँ। कहते हैं कि कुछ आप शकुन मानते हैं? नहीं, मैं इस वजह से ऐसा कुछ नहीं। अब शकुन क्या हो सकता है? मैं खुद ही गर्दन तोड़ाए बैठा हूँ, तो शगुन अपशकुन क्या होता है जिंदगी के अंदर? देखिए ऊपर वाला। तो पुनर्निर्माण का काम पूरा हो जाएगा तो आप सीएम आवास में रहेंगे? मैं किसी भवन से मुझे कोई वो नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। शानदार भवन है, मुझको भी ललचाता है, लेकिन अब जो बात कह दी है तो उस पर भी आदमी को रहना चाहिए। यहाँ रहना कम से कम मुझे प्रतिदिन ये याद तो दिलाता है कि मेरा कुछ और कमिटमेंट है, लेकिन हमने उसका कोई धूल नहीं पीटा है। हमने उसको एक निजी निर्णय के रूप में हमने कहा हाँ यार मुझे ठीक है यार, जहाँ बिस्तर डाल दिया वहीं अपना ठीक है, आनंद आ रहा है, ये इस रूप में कह दिया। सर, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
तो मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ आज इतना ही, लेकिन न्यूज स्टेट पर खबरों का सिलसिला जारी है।